नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड MPSE 004 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जहां भाग 1 में हमने क्वेश्चन 2 पढ़े थे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के बीच में क्या संबंध है, यह बताइए। जबकि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि हिंदू राष्ट्रवाद पर गोलवलकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो यदि आपने इन दोनों क्वेश्चनों वाली जो वीडियो है उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको पता चल सकें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़िए। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इस PDF का, वो क्वेश्चन ये है कि टैगोर के आज़ादी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए और विश्लेषण कीजिए। तो देखो, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में इनका अपना एक विशेष स्थान है। और यहाँ हमसे क्वेश्चन में यह पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता का जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में बताओ। तो जब हम रविंद्रनाथ टैगोर के स्वतंत्रता के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उनका यह सिद्धांत मानवीय मूल्यों पर आधारित है, आध्यात्मिकता पर आधारित है और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर आधारित है। यानी कि जब हम रविंद्रनाथ टैगोर के स्वतंत्रता के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है उनकी जो स्वतंत्रता तो थी वो राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस स्वतंत्रता का संबंध मानवीय मूल्यों से भी था, आध्यात्मिकता से भी था और संस्कृति से भी था। यह संबंध किस तरीके से था, इसका अध्ययन हम इस तरीके से करेंगे। तो देखो, टैगोर ये कह रहे हैं कि भाई कि आप अगर किसी देश से आज़ाद भी हो गए तो आप सच्ची आज़ादी नहीं है वो। क्योंकि टैगोर के लिए स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ था आत्मा की मुक्ति। उनका मानना था जब तक व्यक्ति अपने भीतर की पहचान को समझकर उसे मुक्त नहीं करता तब तक बाहरी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तविक आज़ादी का मतलब यह है कि आपकी जो सोच है वो संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए, स्वार्थी सोच नहीं होनी चाहिए, अज्ञानी सोच नहीं होनी चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति संकीर्णता के पार चला जाता है, स्वार्थ से पार चला जाता है, अज्ञानता से पार चला जाता है, तब वो आज़ाद होता है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि आपको अगर राजनीतिक आज़ादी मिल भी गई ना तो उस आज़ादी का कोई फायदा नहीं है जब तक आपका जो व्यवहार है वो स्वार्थपूर्ण रहेगा। क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार परोपकारी रहेगा तब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। क्योंकि अगर आपका व्यवहार स्वार्थी रहेगा तो आपके और ब्रिटिशर्स में फिर अंतर ही क्या रह जाएगा। समाज जब तक अज्ञानी रहेगा तो सच्ची स्वतंत्रता का लाभ ही नहीं उठा पाएगा। उसे पता ही नहीं रहेगी कि हाँ, लिबर्टी जैसे जो मूल्य हैं उनका यूज़ कैसे किया जाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी संबंधित है। और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने अंदर परिवर्तन लाने होंगे। टैगोर कह रहे हैं जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं मिलेगी ना, जब तक व्यक्ति स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। बाहरी स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। जब तक व्यक्ति के व्यवहार संकीर्ण रहेंगे, स्वार्थी रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, तब तक वो किस प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग कर पाएगा। टैगोर की कविता अगर आप गीतांजलि पढ़ोगे तो हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि जहाँ मन निर्भय हो और सिर ऊंचा हो, यानी कि मन में किसी प्रकार का कोई डर ना हो और सम्मानपूर्वक हर एक व्यक्ति अपना जीवन जी सके, तो ही हम सच्ची स्वतंत्रता मानेंगे, वरना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो देखो भाई, स्वतंत्रता अपने आप में एक व्यापक शब्द है और अलग अलग विचारकों ने उसके ऊपर अलग अलग विचार दिए हैं। टैगोर ने स्वतंत्रता को सांस्कृतिक स्वतंत्रता, कल्चरल लिबर्टी से भी जोड़ा है। टैगोर ने सांस्कृतिक स्वतंत्रता को बेहद महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उनका ये मानना था हर देश की अपनी खास संस्कृति होती है और उस संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इंडियन सोसाइटी है, यानी कि जो भारतीय समाज है, वो विदेशी प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश से आपको आज़ादी मिल गई लेकिन अंग्रेजी संस्कृति आप अब भी ओढ़ कर चल रहे हो। तो भारत की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी सभ्यता है, सबसे महान संस्कृतियों में से एक है, सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है। तो अगर हम आज़ाद तो हो जाएं लेकिन ब्रिटिश प्रभाव हमारी संस्कृति पर दिख रहे हैं तो फिर ये कौन सी आज़ादी है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं भाई, जो पश्चिमी सभ्यता है, जो वेस्टर्न कल्चर है, इसका भाई अंधाधुंध अनुकरण मत करो। इसकी बस पॉजिटिविटी चीज लो, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें कुछ भी मत लो। उन्होंने कहा जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी आर्ट्स है, इसे फिर से उभारने की ज़रूरत है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दास्ता से हमें आज़ादी मिल गई तो आज़ादी नहीं है। अंग्रेजी कल्चर से भी हमें आज़ादी चाहिए, वेस्टर्न कल्चर से भी हमें आज़ादी चाहिए। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमें सच्ची आज़ादी मिली है। क्योंकि आज़ादी का मतलब होता है आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, आध्यात्मिक आज़ादी, हर तरीके से आज़ादी। आज़ादी के ऊपर उनका अंतर्राष्ट्रीयता विचार क्या था। तो देखो, हालांकि रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं उन्होंने नेशनलिटी को महत्व दिया है, यानी कि राष्ट्रीयता को महत्व दिया है, लेकिन उन्होंने अत्यधिक राष्ट्रवाद की भी आलोचना करी है। देखो, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद यानी कि देशभक्ति की जो भावना है
वो भावना ये कहती है कि अपने देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के खिलाफ आपको होना चाहिए और अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना चाहिए। रियल में अगर अब मैं आपसे कहूँ कि देशभक्ति क्या है, तो रियल में देशभक्ति ये है कि अपने देश के खिलाफ जो भी आए वो हमारा दुश्मन है और उसके लिए लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो ये कह रहे हैं नहीं, राष्ट्रवाद ना खून का प्यासा होता है। वो देशभक्ति के नाम पर बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। इन्होंने ना ह्यूमैनिटिज्म की बात करी है, मानवतावाद की बात करी है। इन्होंने कहा है जो राष्ट्रवाद है ना वो मानवता के आधार पर होना चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले किसी और के ऊपर हाथ उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये भी तो ह्यूमन है। तो अगर युद्धों को रोकना है तो ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये युद्ध होते क्यों हैं? युद्ध होते हैं राष्ट्रवाद की वजह से, नेशनलिज्म की वजह से। क्योंकि नेशनलिज्म व्यक्ति को कट्टर बना देता है और जिसकी वजह से वो अपने देश के लिए दूसरे देशों की जान भी ले लेता है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर लिबर्टी चाहते थे, जहाँ हर एक देश जो है वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी सके। और इसके लिए ज़रूरी था कि ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया जाए। और ये बात रियल भी है, अगर ह्यूमैनिज्म बढ़ जाए, मानवतावाद बढ़ जाए, हर एक व्यक्ति ये सोचे कि दूसरा व्यक्ति ह्यूमन ही है, तो क्या होएगा? तो ये होगा कि एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो पाएगा, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के सह अस्तित्व के साथ रहेंगे। टैगोर का ये विचार आपको उनके उपन्यास गौरा में मिल जाएगा। इसके अलावा शिक्षा को उन्होंने आज़ादी से कैसे जोड़ा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता को शिक्षा से जोड़ा है। उनका मानना था सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को स्वतंत्र विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यानी कि हम भाई एजुकेशन क्यों लेते हैं? एजुकेशन हम यही तो लेते हैं कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, वो क्या हो सके? अच्छे हो सके। सेकंड वन, विचारों में नयापन हो सके, हम अपने डिसीजन खुद ले सकें। और इसीलिए उन्होंने क्या करा? शांति निकेतन की स्थापना करी। उन्होंने कहा अगर राजनीतिक स्वतंत्रता मिल भी जाएगी, आपको किसी देश से स्वतंत्रता मिल भी जाएगी, अंग्रेजों से भारत आज़ाद भी हो जाएगा, लेकिन अगर उनकी जो शिक्षा है वो औपनिवेशिक रही तो फिर क्या ही फायदा? तो शिक्षा ऐसी हो जो विचारों में नयापन लेके आए, शिक्षा ऐसी हो जो सोचने की क्षमता का विकास करे, ताकि विद्यार्थी नेचर के साथ जुड़कर नई नई क्रिएटिविटी सीखें। राजनीतिक स्वतंत्रता, तो हालांकि टैगोर ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये स्वतंत्रता जो है वो हिंसा से नहीं होनी चाहिए, कट्टरता से नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था स्वतंत्रता जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर का जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर बल दे रहा है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपने मन की जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात यह है कि व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए और विदेशी संस्कृति के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयता में वो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के भाईचारे की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और कट्टर राष्ट्रवाद की आलोचना कर रहे हैं। शिक्षा और आज़ादी की बात करोगे तो वो ये कह रहे हैं सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के विचारों को पवित्र करे, निर्णय लेने के सक्षम बनाए, आइडिया का नए नए इनोवेशन को बढ़ावा दे। और राजनीतिक स्वतंत्रता वो कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करनी चाहिए। तो टैगोर के स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो व्यापक है, उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी हैं, सार्वभौमिक दृष्टिकोण भी हैं। वो स्वतंत्रता को सिर्फ राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, संसार के विकास के लिए आवश्यक बता रहे हैं। उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं और मानवता के मार्गदर्शक हैं। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है हमारा वो है महिलाओं के संबंध में पंडिता रमाबाई के योगदान का वर्णन कीजिए। तो पंडिता रमाबाई के बारे में आप डेफिनेटली सारी चीज़ें जानते होंगे कि पंडिता रमाबाई भारत की एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थी। तो पंडिता रमाबाई की अगर आप बात करोगे तो ना सिर्फ वो सोशल वर्कर थी, बल्कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे और समाज में उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आवाज़ें उठाई थी। देखो पंडिता रमाबाई जब अपने टाइम पर थी तो केवल कुछ ही महिलाओं को अधिकार मिले हुए थे जो उच्च घराने की महिलाएं थीं, जबकि जो निम्न घराने की महिलाएं थीं उन्हें किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। शिक्षण संस्थाओं में भी महिलाओं की अनदेखी की जाती थी। तो ऐसे में पंडिता रमाबाई पर उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। और जो उनका परिवार था वो उदारवादी विचार का था, तो इन्हें अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन इन्होंने अपनी शिक्षा का जो उपयोग है वो सोशल वर्क के लिए किया। इन्होंने कहा जिस प्रकार से मुझे आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं सभी को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए भाई। अब देखो इन्होंने महिलाओं के लिए किन किन अधिकारों की बात करी, तो सबसे पहले इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया है। तो पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा को अपने सुधार कार्यों का केंद्र बनाया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय महिलाओं की जो शिक्षा है यही उनके सामाजिक पिछड़ेपन का कारण है, यही उनके आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। और फिर उन्हीं के प्रयासों से महाराष्ट्र में शारदा सदन की स्थापना हुई, जो महिलाओं और विशेषकर विधवाओं को शिक्षित करने के लिए समर्पित किया गया था। यहाँ महिलाओं को न सिर्फ पढ़ने लिखने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें व्यवहारिक कौशल भी सिखाए गए ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा उन्होंने देखा कि भारत में विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है, उनके साथ बड़ा ही अत्याचार किया जाता है। तो पंडिता रमाबाई ने देखा कि विधवाओं की स्थिति जो दयनीय है, समाज में उन्हें अपमानजनक जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लिया।
शारदा सदन में विधवाओं के रहने, सीखने और अपना जीवन सुधारने के लिए सुरक्षित स्थान दिया गया और विधवाओं के प्रति समाज की सोच को बदलने में उन्होंने मदद की। धार्मिक सुधारों की बात करें और महिला अधिकारों की बात करें तो पंडिता रमाबाई का ये कहना था, जो धार्मिक कुप्रथाएं हैं, इसी की वजह से जो पितृसत्ता जैसे नियम है, इसी वजह से जो महिलाओं की स्थिति वो बेकार है। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और महिलाओं के धार्मिक अधिकारों से वंचित होने की परंपराओं का विरोध किया। यानी कि उन्होंने हर उस ट्रेडिशन का, हर उस कल्चर का विरोध किया जो महिलाओं के अधिकारों को कम करता है। उनका मानना था कि धर्म को महिलाओं को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म और समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत से साहित्य लिखे और बहुत से भाषण भी बोले हैं। हालांकि देखो, पंडिता रमाबाई पर जो है वो क्रिश्चियनिटी का प्रभाव है। हालांकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया था, ये भी ध्यान रखना। पंडिता रमाबाई ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखों के माध्यम से उस समय की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जिसमें उन्होंने बताया कि उच्च जाति की महिलाओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार होते हैं। ये पुस्तक न केवल भारतीय समाज की कुरीतियों को उजागर करती है, बल्कि महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में प्रभावी है। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के संबंध में अवेयरनेस भी फैलाई और देश भर में यात्रा करी। उन्होंने महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना जगाने का भरसक प्रयास किया है। निष्कर्ष ये निकलता है कि पंडिता रमाबाई का जीवन भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक और धार्मिक स्थिति सुधारने के प्रति समर्पित था। उनका कार्य न केवल महिलाओं के पुनर्वास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को एक नई सोच दी। उनका योगदान आज भी प्रेरणादायक है और अनुकरणीय है। अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के उन्मूलन पर, यानी कि जाति व्यवस्था को खत्म करने पर भीमराव अंबेडकर जी के विचार क्या थे। तो एज यू नो, भीमराव अंबेडकर ने वर्ण प्रथा का विरोध किया है। वर्ण सिस्टम में जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे, तो उनका ये मानना था कि शूद्रों की स्थिति बड़ी दयनीय है और उसका कारण है सामाजिक नियम। तो भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना है और इसको खत्म करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण दिया है। अंबेडकर ने इसे सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ एक गहरा अन्यायकारी व्यवस्था बताया है। उनका ये मानना है कि जो जाति व्यवस्था है, ये समाज में सिर्फ और सिर्फ अन्याय को बढ़ावा देती है, इसके अलावा और कुछ नहीं, जिसमें एक जाति के लोगों को बड़े पैमाने पर अन्य जाति के लोगों द्वारा दमन किया जाता है। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए थे, लेकिन उनके विचारों पर अमल करना अभी भी बाकी है। जाति व्यवस्था का विरोध किया सबसे पहली बात उन्होंने, तो अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की प्रगति में सबसे बड़ा बाधक माना है। उनका मानना है कि कास्ट जो सिस्टम है, ये इंडिया की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी अड़ंगा है। उन्होंने कहा जाति प्रणाली ने समाज को बांट दिया है, इसीलिए लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, एकता नहीं है। उनका मानना था जाति व्यवस्था केवल सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है, राजनीतिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है, देश को बांटती है, लोगों को बांटती है, मानवता को बांटती है। उन्होंने मानव अधिकार और समानता पर जोर दिया है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए मानव अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने कहा एज ए ह्यूमन होने के नाते कुछ ना कुछ तो आपको राइट्स होते ही हैं और उस राइट्स को आपको कोई नहीं छीन सकता। अंबेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज में मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है, विशेष रूप से दलितों का। इस शोषण को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा संवैधानिक उपाय होने चाहिए। उन्होंने कहा जाति व्यवस्था जब ही खत्म हो सकती है जब शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और दलित और पिछड़े वर्गों को भी जो है शिक्षा मिल सके, क्योंकि किसी भी समाज में जो परिवर्तन है वो शिक्षा के माध्यम से ही लाया जा सकता है। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की परंपराओं का विरोध किया और ये कहा कि वो सारी परंपराएं बेकार हैं जो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया और आगे चलकर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में तो सुधार नहीं कर सकता, लेकिन उसे बदल सकता हूँ, और इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों दलितों को भी बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। जब भारत का संविधान बन रहा था तो डॉक्टर बाबा साहेब ने उसमें आर्टिकल नंबर 17 के तहत छुआछूत की जो समाप्ति है, उस आर्टिकल को रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से अगर 18 को पढ़ोगे आप, उसमें राइट टू इक्वेलिटी की बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है। जहां आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष जो है सभी समान हैं। आर्टिकल 15 डिक्लेरेशन देता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी स्थान पर विशेष जन्म ले रहा है तो जन्म के स्थान पर भी भेदभाव नहीं होगा, वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो 15 है वो विशेष रूप से ये स्थापित करता है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर जो 16 है वो राइट टू अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है कि सभी को अवसरों की समानता मिलेगी। और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का विरोध करता है, यानी कि अस्पृश्यता का विरोध करता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक उपायों के माध्यम से उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात की। और कुछ सामाजिक आंदोलन भी चलाए, जैसे उन्होंने महार सत्याग्रह चलाया, चावदार तालाब संघर्ष चलाया। तो इस प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन थे जिसमें दलितों के सम्मान की बात की गई थी। निष्कर्ष ये निकलता है कि बाबा साहेब के जो विचार थे वो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्रांतिकारी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे से भी जोड़ा है।
अब जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो लास्ट के चैप्टर से बनेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है पेपर हमारा 2 यूनिट से आता है, 1 यूनिट में 5 क्वेश्चन होते हैं और हमें 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन और 1 यूनिट से जो है 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो लास्ट के चैप्टर हैं वो बड़े ज़बरदस्त चैप्टर हैं, जहाँ पहला क्वेश्चन हमारा लास्ट के चैप्टर से बनता है कि वैज्ञानिक मानववाद के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू की समझ का परीक्षण कीजिए। यानी कि वैज्ञानिक मानववाद के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते हैं, आपको ये बताना है। साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म के बारे में क्या सोचते हैं वो। तो देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब हम आधुनिक भारतीय चिंतन की बात करते हैं तो उसमें हम गांधी, नेहरू, टैगोर, इकबाल, सर सैयद अहमद खान, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद और तमाम औपनिवेशिक क्षेत्र में जो महान क्रांतिकारी लोग थे उनके विचारों का अध्ययन करते हैं। तो जब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करोगे तो इन चिंतकों में इनका भी एक विशेष स्थान है, जहाँ इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं और उसमें इनका चिंतन दिखाई देता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों में वैज्ञानिक मानववाद को बढ़ावा दिया है और उनका ये जो दृष्टिकोण था ये मॉडर्न इंडिया को बढ़ाने के लिए था, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए था, समाज में अवेयरनेस लाने के लिए था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए था। तो क्या था उनका वैज्ञानिक मानववाद, वो देखिए। तो देखिए, जो वैज्ञानिक मानववाद था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, वो वैज्ञानिक सोच को महत्व देता है। देखो भाई, हमारी 2 प्रकार की जो है थॉट प्रोसेस होते हैं। एक थॉट प्रोसेस ऐसा होता है इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है और हम बिना सिर पैर की बातें करते हैं। सेकंड वन ये होता है कि हम हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक देते हैं, जो चीज़ लॉजिकल है उसे फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ लॉजिकल नहीं है उसे नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो नेहरू यही कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति की वैज्ञानिक सोच होगी, लॉजिकल थॉट्स होंगी, हर चीज़ के पीछे तर्क होगा, तो समाज का विकास होगा, प्रगति होगा। यानी कि समाज का विकास और समाज की प्रगति, समाज अभी जब ही आगे बढ़ेगा जब लोगों की सोच जो है वैज्ञानिक होगी। उनका मानना जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये तर्क पर होता है, रियलिटी पर आधारित होता है। ये समाज को अंधविश्वास से खत्म करता है, धर्मांधता यानी कि धर्म के अंधेपन से खत्म करता है। उन्होंने प्रगतिशील समाज की स्थापना के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सामाजिक जीवन के हर पहलू पर लागू करने की बात की है। उनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी वैज्ञानिक क्षमता और मानवतावाद की भूमिका की चर्चा की गई है। तो यानी कि नेहरू ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति की जो सोच है वो धार्मिक होगी, व्यक्ति की जो सोच है इलॉजिकल होगी, व्यक्ति की अगर ऐसी सोच होगी जिसमें किसी प्रकार कोई तर्क नहीं होगा, शिक्षा का कोई महत्व नहीं होगा, तो वो जो सोच है वो समाज की प्रगति में बाधक है, वो समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती है, वो समाज अंधविश्वासों में फैलेगा। ऐसे में व्यक्ति की जो सोच है वो लॉजिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, रिसर्चेबल होनी चाहिए, नए नए आइडिया देने वाली होनी चाहिए। तो ऐसे में समाज आगे बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मानवता को आइडियल माना है। नेहरू ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो सम्मान मांगती है, स्वतंत्रता मांगती है, आत्मविकास मानती है। उनका ये मानना है कि विज्ञान केवल भौतिक विकास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि ये मानवता के विकास को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा मानवता के कल्याण और विश्व शांति के लिए जो है वैज्ञानिक मानववाद होना ही चाहिए। धर्म और वैज्ञानिक मानववाद का क्या संबंध था? तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्म को मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, लेकिन उन्होंने कहा देखो भाई, आप अपने अपने रिलीजन को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वैज्ञानिक सोच के साथ होना चाहिए। उनका मानना था कि समय के साथ हर चीज़ अपडेट होनी चाहिए, कि धर्म का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समाज में तर्कसंगतता और समानता को बढ़ावा देने के लिए भी होना चाहिए। यानी कि धर्म सिर्फ आत्मसंतुष्टि को बढ़ावा ना दे, बल्कि वो समाज में लॉजिकल पावर को भी बढ़ावा दे, समानता को भी बढ़ावा दे। उन्होंने कहा धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया है। नेहरू ने समाजवाद को वैज्ञानिक मानववाद से कैसे जोड़ा है? तो देखो, जो समाजवाद की थ्योरी है, जो समाजवाद का सिद्धांत है, वो समाज में समानता लाने की बात करता है, समाज में इक्वेलिटी लाने की बात करता है, अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म करने की बात करता है। तो नेहरू कह रहे हैं कि जो समाजवाद है और जो वैज्ञानिक मानववाद है, दोनों में गहरा संबंध है, क्योंकि वैज्ञानिक मानववाद भी समाज में समानता लाने की बात कर रहा है, वैज्ञानिक मानववाद भी नई नई आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, वैज्ञानिक मानववाद भी जो है वो देश के विकास की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित कर सकते हैं हम। यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो समाज में इक्वेलिटी लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गरीबों और पिछड़े लोगों को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षा और शोध पर जोर दिया है, यानी कि रिसर्च और एजुकेशन की बात करी है। नेहरू ने शिक्षा को वैज्ञानिक मानववाद का आधार माना है। उनके नेतृत्व में भारत में उच्च शिक्षा शोध संस्थानों की स्थापना हुई, जैसे आईआईटी की स्थापना हुई, सीएसआईआर की स्थापना हुई। और इन संस्थानों का उद्देश्य यही था कि नई पीढ़ी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाए और नए नए इनोवेशन किए जाए, ताकि सोसाइटी का डेवलप हो सके। राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें तो नेहरू ने राजनीति में भी वैज्ञानिक मानववाद का समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी निर्णय हों लॉजिकल हों, भावनाओं में आके निर्णय नहीं लिए जाएं, क्योंकि जो निर्णय इमोशंस में आकर लिए जाते हैं वो निर्णय कभी भी सही नहीं होते हैं। हर जो डिसीजन लिया जाए उसके पीछे कुछ लॉजिक होने चाहिए। उनका मानना था कि राजनीतिज्ञों को समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है
कि पंडित नेहरू का वैज्ञानिक मानववाद जो है तर्क पर आधारित है, रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद पर आधारित है, मानवता पर आधारित है। उनके विचारों ने भारत को आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ओर प्रेरित किया है। वे एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो तर्कसंगत हो, लॉजिकल हो और मानवता की नींव पर आधारित हो। हर एक ह्यूमन जो है वो ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको आगे बढ़ाने की बात करे और ह्यूमन बिहेवियर को जो है लॉजिकल बताने की बात करें और हर मनुष्य मनुष्य जैसा व्यवहार सभी से करे। उनके दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है और समाज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक भी हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कि वी.डी. सावरकर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। यानी कि राष्ट्रवाद के संबंध में वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर का क्या विचार था। तो देखो, राष्ट्रवाद पर वी.डी. सावरकर की बात करें तो जब आप वी.डी. सावरकर के बारे में पढ़ते हो तो वर्तमान राजनीति में बड़े फेमस हो चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख विचारकों में से एक थे जिन्होंने अपने देशभक्ति के विचार को हिंदुत्व से जोड़ा है। वो एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जो हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित हो, मेजोरिटी की विचारधारा पर आधारित हो। उनके राष्ट्रवाद में भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और भारतीय जो राजनीति है वो गहराई से दिखती है। सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो हिंदू पहचान, हिंदू इतिहास और हिंदू स्वराज पर केंद्रित है। वी.डी. सावरकर की अगर बात करोगे तो सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रवाद में उनकी हिंदुत्व की अवधारणा है। वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं है बल्कि ये तो भारतीय सभ्यता का इतिहास है, भारतीय संस्कृति का इतिहास है, भारतीय भूभाग का इतिहास है। उनके अनुसार हिंदुत्व एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है जो उन सभी व्यक्तियों को शामिल करता है जिनकी भूमि और धर्म का केंद्र भारत है। उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्रवाद का आधार माना है। सावरकर ने हिंदुत्व की व्यापक परिभाषा दी है। उनका यह मानना था कि हिंदुत्व में 3 तत्व शामिल है। पहली बात, हर एक व्यक्ति जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है वो हिंदू है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से है, जो हिंदू था उसी का धर्मांतरण करवाया गया है। उन्होंने कहा वह व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपनाता है वो हिंदू है। वह व्यक्ति जिसका धर्म भारत से उत्पन्न हुआ है वो हिंदू है। चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, हर एक जो धर्म भारत से उत्पन्न हुआ है वो सब हिंदू है। यानी कि वो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उनकी वो एक बहुत व्यापक विचारधारा है। वी.डी. सावरकर जो है ये कह रहे हैं कि जिस जिसकी मातृभूमि भारत है वो सब हिंदू हैं, जिस जिसकी संस्कृति भारतीय है वो सब हिंदू हैं, जिस जिसका भूभाग भारतीय है वो सब हिंदू हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो हिंदुत्व की धारणा है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता की बात करोगे तो सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता पर है। उन्होंने कहा जातीय बंधन नहीं होने चाहिए, संप्रदाय के बंधन नहीं होने चाहिए, क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। उनका मानना था भारतीय समाज को एकजुट होकर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में भी राष्ट्रवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा विदेशी शासन को भारतीय अस्मिता और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा उन्होंने माना है। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था वो भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचा रहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए तो खतरा था ही था। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि क्रांतिकारी तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं इतिहास का फिर से पुनर्गठन किया जाना चाहिए। जो हमारे वेद हैं, जो हमारी संस्कृति है, उन्हें हमें गौरव की दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने भारत के गौरवशाली इतिहास की बात की है और ये कहा है कि जो भारत का इतिहास है वो विदेशी दृष्टिकोण से नहीं प्रभावित होना चाहिए बल्कि भारतीय दृष्टिकोण से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। देखो भाई, हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इंडिया के हिस्ट्री को, इंडिया के कल्चर को, इंडिया की सिविलाइजेशन को वेस्टर्न जो है नज़रिए से देखते हैं। जैसे जितने भी पश्चिमी विचारधारा के बंदे हैं उन्होंने भारतीय इतिहास पे क्या लिखा है हम उनके विचारों को पढ़ते हैं। जब अब देखो कोई भी बंदा बाहर का अगर हमारे देश के बारे में बताएगा तो वो प्रॉपर वे में सही थोड़ी बताएगा, वो तो इसको क्रिटिसाइज ही करेगा। वो तो यही कहेगा भाई भारत में तो कमी है। सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूँ कि आप रिसर्च कर रहे हो और आप किसी देश के कल्चर के बारे में बताओ तो आप क्या है अपने देश के कल्चर से प्रभावित होगे तो दूसरे देश के कल्चर को तो आप निम्न स्तर पर ही बताओगे। तो जो वेस्टर्न दृष्टिकोण है उसने भी तो यही करा कि भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति को नीचे दिखाने के लिए उसने लिखा है। तो इसलिए वी.डी. सावरकर कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर आपको अपने देश की संस्कृति समझनी है तो अपने देश के लोगों के द्वारा ही समझनी पड़ेगी, भारतीय दर्शन के आधार पर ही समझनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे दर्शन के आधार पर समझोगे तो आपको वहाँ पर जो है निम्न स्तर पर ही भारतीय संस्कृति को दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा हमें प्राचीन भारतीय वीरों और योद्धाओं को पढ़ना चाहिए और उनके जीवन के से अपने आदर्शों को संजोना चाहिए। जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप को प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात करी है। हालांकि सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो हिंदुत्व पर आधारित है, लेकिन वो ये कह रहे हैं हिंदुत्व का एक अलग पक्ष भी होता है जो राजनीतिक और सांस्कृतिक होता है और ये देश की एकता पर आधारित है, ना कि धार्मिक भेदभाव पर।
इसके अलावा उन्होंने सैन्य राष्ट्रवाद की बात करी है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की बात करी है। उन्होंने कहा है कि धरने पर बैठकर आज़ादी नहीं मिलती, आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आलोचना बात करें तो सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो बहुत व्यवहारिक है, लेकिन फिर भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि इनकी जो हिंदुत्व की अवधारणा है वो थोड़ी संकीर्ण है, जबकि भारत बहुत सारे धर्मों का देश है। निष्कर्ष ये निकलता है कि वी.डी. सावरकर ने देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए राष्ट्र की एकता को हिंदुत्व से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को हिंदू समझे, भारतीय समझे, तो ही देश की एकता अखंडता बनी रह सकती है और देश को जल्दी से आज़ादी मिल सकती है। उनके राष्ट्रवाद का उद्देश्य भारत को एक सशक्त, स्वतंत्र और एकीकृत राष्ट्र बनाना था। तो मैं आशा करता हूँ कि इन 7 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। अब जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो भाई, एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक एक जो ये थिंकर हैं इनके विचारों को पढ़ें तो कम से कम 2 से ढाई घंटे की वीडियो बनती है और हम यहाँ 5 से 7 मिनट में हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो चीज़ें कुछ जो है वो जल्दबाजी में ही चल रही हैं। ठीक है, हम डीप जो थिंकिंग है वो यहाँ पर नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो लेकिन आगे की जो आप पढ़ाई करें, यूजीसी नेट वगैरह की अगर तैयारी करें आप, तो इन चीज़ों को गहराई से पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत सच में काम आएंगी ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आगे चलकर इन चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे और हर एक जो हमारे ये विचारक हैं इनके विचारों का अध्ययन करते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि किस हद तक ये विचार आज प्रभावशाली हो सकते हैं या नहीं। तो मिलता है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।